हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी बेदांग में। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे 8 से 10 अगस्त तक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि 2 दिनों का वीक ऑफ था, इसलिए जो है हम करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर नहीं आ पाए थे। आज हम जो चर्चा करेंगे काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न देखेंगे, उसके बाद उससे संबंधित जो डाटा है उसको देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि हीट वेव और लाइटनिंग को किस फ्रेमवर्क में अधिसूचित किया गया है। इसको किया गया है एसडीआरएफ एनडीआरएफ ऑपरेशनल गाइडलाइंस में। देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण डाटा क्या है कि गृह मंत्रालय ने हीटवेव और लाइटनिंग को 2026-31 के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की परिचालन व्यवस्था में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं में शामिल किया है। काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब प्राकृतिक आपदाओं की संख्या बढ़कर 12 से कितनी हो गई है, 14 हो गई है। और इसका अगर हम देखें, भारत में आपदा प्रबंधन का प्रमुख कानूनी आधार क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में प्रमुख कानूनी आधार है। और ये जो संस्था है, ऐसी जो संस्थागत व्यवस्थाएं स्थापित की गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि आगे है री इमेजिनिंग केयर रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये की है नीति आयोग ने। ये किसके लिए है री इमेजिनिंग, ये है विशेष रूप से जो वृद्धजन है, यानी कि एल्डरली और बर्नएबल जो ग्रुप है उसके लिए जारी की गई है। किसने जारी किया है, नीति आयोग ने किया है। और ये जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरिंगमेंट जो है उसके अंतर्गत जारी किया गया है, उस डिवीजन के अंतर्गत जारी किया गया है। मुख्य फोकस क्या है इसका, कि केयर गिवर को सशक्त बनाना है। भारत में केयर इकोनॉमी को मजबूत करना इसका मुख्य फोकस है। देखते हैं क्या है कि उद्देश्य, केयर गिवर्स सर्विस की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बढ़ाने और व्यापक केयर सॉल्यूशन विकसित करने के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नीति आयोग के स्टेट फ्रेमवर्क सीरीज में प्राप्त इंसाइट, रिकमेंडेशन एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट को इसके डिस्कशन पेपर में शामिल किया गया है। चलिए आगे का देखते हैं। आगे जो प्रश्न है वह है, भारत की पहली महिला फाइटर कॉम्बैट लीडर कौन बनी है, तो ये बनी है भावना कंठ। काफी महत्वपूर्ण है, आप जो है इसको अच्छे से याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं, इससे संबंधित महत्वपूर्ण डाटा है। भावना कंठ जो है ये क्या है, स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ का प्रतिष्ठित फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये जो है इसके साथ ही भारत की पहली महिला है फाइटर कॉम्बैट लीडर जो बनने वाली। इसके बाद उन्होंने इस उपलब्धि के कारण भारत की पहली महिला टॉप गन कॉम्बैट पायलट भी इनको कहा जा रहा है। एफसीएल कोर्स टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर में कराया जाता है। तो ये कहाँ कराया जाता है, ग्वालियर में कराया जाता है। ये भारतीय वायुसेना के सबसे कठिन और उच्च स्तरीय कॉम्बैट फ्लाइंग कोर्स में से एक है। प्रशिक्षण का उद्देश्य जो है फाइटर पायलट्स को जटिल एयर कॉम्बैट मिशन और टेक्टिकल प्लानिंग और एरियल कॉम्बैट लीडरशिप के लिए इसको तैयार करना है, ये इसका उद्देश्य है। चलिए अब देख लेते हैं भावना जो कंठ है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको देख लेते हैं। भावना कंठ जो है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट की पहली बैच का हिस्सा थी। उनके साथ अग्नि चतुर्वेदी, मोहना सिंह पहली बैच में शामिल हुआ करती थी। उन्होंने 2019 में फाइटर एयरक्राफ्ट कॉम्बैट मिशन क्वालिफाई किया था। पीआईबी के अनुसार वह कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली डे टाइम इंडियन वुमेन फाइटर पायलट बनी थी। वह 2021 में रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। भावना कंठ को नारी शक्ति पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया गया है। ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको याद रखिए। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं कि टाटा सन्स को किस श्रेणी में रखा गया है, तो टाटा सन्स को अपर लेयर श्रेणी में रखा गया है। क्या है ये अपर लेयर श्रेणी, आइए समझते हैं। आरबीआई ने टाटा सन्स लिमिटेड को 2026-27 के लिए एनबीएफसी अपर लेयर में वर्गीकृत किया है। कुल 17 जो है एनबीएफसी है उनको अपर श्रेणी में रखा गया है। आरबीआई की स्थापना, जो आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा है उनको एक बार देख लीजिए। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। कौन से एक्ट के तहत, 1934 के तहत। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। पहले गवर्नर कौन थे, श्री ओसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर श्री सीडी देशमुख इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। वर्तमान में अगर गवर्नर की बात की जाए तो संजय मल्होत्रा है। आरबीआई का मुख्य कार्य की बात करें तो भारत की मौद्रिक एवं बैंकिंग व्यवस्था का नियमन तथा मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन। मॉनेटरी पॉलिसी काफी महत्वपूर्ण है और ये मैंने आपको बताया भी था। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। आरबीआई की स्थापना जो है हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 9th इंडियन मेडिकल डिवाइस 2026 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है विज्ञान भवन नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित हुआ है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में। देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण डाटा। आयोजन हुआ है 7 से 8 अगस्त में और स्थान कौन सा है, विज्ञान भवन नई दिल्ली। संस्करण कौन सा है, नवा है। आयोजक कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इसका जो आयोजक है। और सह आयोजक कौन है,
फिक्की है, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मुख्य उद्देश्य क्या है कि भारत को क्वालिटी मेडिकल डिवाइस ग्लोबल हब बनाना है, मेडटेक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाना है, इनोवेशन तथा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में जो है इसका हिस्सा बढ़ाना है। 2026 की थीम क्या थी कि टुवर्ड्स विकसित भारत एडवांसिंग इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर क्वालिटी मेडिकल डिवाइस। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सम्मेलन में आत्मनिर्भर मेडटेक एक्सेलरेटिंग इंडियंस जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत विषय पर की एड्रेस किया है, कीनोट एड्रेस किया है। सम्मेलन में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, इनोवेशन, एडवांसमेंट मेडिकल टेक्नोलॉजी, मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट और इसके अलावा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जैसे विषयों पर चर्चा हुई है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है काफी महत्वपूर्ण ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग 2026 कहाँ हुई है, तो ये हुई है भोपाल मध्य प्रदेश में, भोपाल मध्य प्रदेश के भोपाल में। 11th मीटिंग थी, यानी कि 11th मीटिंग थी और कब से कब तक हुई है, ये हुई है 7 से 8 अगस्त। तो ये देख सकते हैं भोपाल डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है इस मीटिंग में। भारत ने वॉलंटरी आर्टिस्ट रजिस्ट्री की पायलट इनिशिएटिव घोषित किया है। और अगर हम बात करें ब्राजील के सदस्य देशों की, ब्रिक्स के सदस्य देशों की, तो ब्रिक्स के सदस्य देश कितने हैं, 11 हैं, कुल 11 सदस्य देश हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो पुराने जो इसके स्थापना की थी, तो ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है। इसके अलावा 6 नए सदस्य जोड़े हैं, वे कौन कौन से हैं, मिस्र है, इथोपिया है, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया, सऊदी अरब। एक लाइन में आप याद कर सकते हैं इस तरह से। तो चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में खोजी गई बेगोनिया नीलमोरम किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। बेगोनिया नीलमोरम ये क्या है, ये एक नई बहुवर्षीय पुष्पीय पादप प्रजाति है और ये कहाँ मिलती है, 1000 मीटर की ऊंचाई पर की रिवर के पास में मिलती है। और ये कहाँ पर है, कहाँ खोज की गई है, अरुणाचल प्रदेश में। इसका नामकरण जो है नाइसी ट्राइब के नीलम क्लाम जो क्लान है उसके सम्मान में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, सिलेंडर बिल्ड वल्चर की IUCN रेड लिस्ट में स्थिति क्या है, तो ये स्थिति क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि अति संकटग्रस्त। इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। सिलेंडर बिल्ड जो वल्चर है इसका वैज्ञानिक नाम है जिप्स टेन्यूरिस। ये भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला अत्यंत संकटग्रस्त यानी कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या है, एक प्रकार का गिद्ध है। और गिद्धों के बारे में देखा जाए तो गिद्धों की जो आबादी थी 1990 के दशक से जो है भारत में बहुत तेजी से गिरावट देखी गई। कारण क्या था, डाइक्लोफेनेक जो दवा थी, जो दर्द निवारक वगैरह थी, उसको खाने से डायरेक्टली नहीं खाते थे। होता क्या था कि अगर पशु मर जाता था तो पशु के अंदर वो दवाई का अंश होता था, तो जिसकी वजह से गिद्धों की किडनी फेलियर देखी गई। यहाँ पर देखिए, जब डाइक्लोफेनिक दिए जाने वाले पशुओं का सब गिद्धों ने खाए तो क्या हुआ कि उनके शरीर में किडनी फेलियर और इसी तरह से विस्करल जो गॉट है जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई, जिससे बड़े पैमाने पर गिद्धों की मृत्यु हो गई। इस कारण जो है भारत सरकार ने वेटनरी डाइक्लोफेनेक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। और गिद्ध जो है हमारे पर्यावरण के लिए काफी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि ये जो है रोगजनक संक्रमण नियंत्रण करते थे। ये क्या करते थे, मृत पशुओं का शव खाते थे, उसके बाद जो इनका सेवन करते थे। इनका सेवन करने के उपरांत जो है इनको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक स्कैवेंजर, ठीक है, तो इनको कहा जाता है। तो इसलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण प्रजाति थी, लेकिन धीरे धीरे अब जो है खत्म हो रही है। और इसको कौन सी IUCN की कौन सी लिस्ट में रखा गया है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि अति संकटग्रस्त। और साइट्स की कौन सी लिस्ट में है, अपेंडिक्स 2 में है। चलिए आगे देखते हैं, फेयर परियोजना का संबंध किससे है, तो फेयर परियोजना का संबंध है एंटी प्रोटॉन और आयरन रिसर्च से है। और अगर हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो देखिए, फेयर जो है इसका पूरा नाम है फैसिलिटी फॉर एंटी प्रोटॉन एंड आयरन रिसर्च। ये जो है जर्मनी के ड्राम्स में भी जो है विकसित की जा रही है। दुनिया की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय एक्सेलरेटर फैसिलिटीज में से एक है। इसके अगर उद्देश्य को देखें तो पदार्थ की मूलभूत संरचना, परमाणु नाभिक, एक्सट्रीम कंडीशन, न्यूक्लियर मैटर का अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगर हम बात करें इसकी प्रकृति, तो प्रकृति मैंने आपको बता दिया है कि मल्टीपर्पज पार्टिकल एक्सेलरेट फैसिलिटी है ये इंटरनेशनल। चलिए आगे देखते हैं, भारत का नोडल इंस्टीट्यूट इसके लिए कौन सा है, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता है। और भारतीय शेयर होल्डर कौन है, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता फेयर GmbH में भारत का प्रतिनिधित्व करता है ये। उसके बाद देखें तो भारत जो है फेयर में केवल वैज्ञानिक सहयोग नहीं कर रहा है, ये हाई टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर इक्विपमेंट भी उपलब्ध करा रहा है। तो ये आप देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं, धनसारी किसकी सहायक नदी है, काफी महत्वपूर्ण है। अभी असम में इस समय बाढ़ आ रही है, बाढ़ की वजह से जो है ये नदी चर्चा में रही है। इसका क्या कारण है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र की है और ये बाएं तट से मिलती है इसके। धनसरी जो नदी है
ये असम में आई भीषण बाढ़ के कारण चर्चा में है। और क्या हुआ कि 22 जुलाई को नुमालीगढ़ में धनसिरी नदी के खतरे के निशान से 1.3 मीटर ऊपर बह रही थी। इसके कारण क्या है, इसके तटबंध जो है वो टूट गए थे और आसपास के जो है गांव प्रभावित हुए थे। इसकी वजह से बाढ़ देखी गई। अगर हम बात करें इसके उद्गम की, तो उद्गम कहाँ है, लाइसांग पीक नागालैंड में है। और नागालैंड, और ये कहाँ कहाँ बहती है, नागालैंड और असम में बहती है। और किसकी सहायक नदी है, मैंने अभी आपको बताया ब्रह्मपुत्र की। कौन से तट से मिलती है, बाएं तट से मिलती है। अंतिम जो मिलन है इसका धनसिरी मुख है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है और 352 किलोमीटर लंबी है। इसकी एक विशेषता और याद रखिए, नागालैंड असम क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी तथा कृषि एवं जैव विविधता के लिए काफी महत्वपूर्ण नदी है ये। आगे देखते हैं, एम 260 किस प्रकार की मिसाइल है। तो ये है एयर टू एयर मिसाइल। ये अमेरिका की मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। चलिए आगे इसके महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसको देख लेते हैं, तथ्य है उनको देखते हैं। एम 260 जो है इसका पूरा नाम है ज्वाइंट एडवांस टेक्टिकल मिसाइल। टेक्टिकल मिसाइल है ये, अमेरिका की अगली पीढ़ी की लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ये जो है लॉकहेड मार्टिन द्वारा विकसित की जा रही है। किसके द्वारा, लॉकहेड मार्टिन के द्वारा विकसित की जा रही है। उद्देश्य क्या है, एम 120 एमराम का उत्तराधिकारी इसको बनना है। उन्नत शत्रु विमानों तथा लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का मुकाबला करना है। मई 2026 में पहली बार एम 260 को जो है FA-18F सुपर हॉर्नेट के परीक्षण के दौरान इसको सार्वजनिक फोटो के रूप में देखा गया था। और ये जो है इसका कहाँ पर तैनात किया जाना है, F-22 रैप्टर पे। और उसके बाद कहाँ पर, F-30 जो 5 जेट है उसके ऊपर तैनात किया जाना है। इसकी जो सटीक दूरी हमारे क्षमता की बात करें तो 120 माइल्स है, लेकिन ये जो है आधिकारिक नहीं है, ये उपलब्ध कुछ स्रोत है उनके आधार पर है। लगभग 193 किलोमीटर जो है ये मार सकती है। 2026 में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को एम 260 की बिक्री की प्रक्रिया आगे बढ़ाई है, इसलिए चर्चा में है। इससे ऑस्ट्रेलिया इसके शुरुआती विदेशी उपयोगकर्ताओं में शामिल हो गया है। और अमेरिकी सरकारी दस्तावेज में इसे जीपीएस एडेड एयर सुपेरियोरिटी मिसाइल बताया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण है, आप जो है इस पर नजर बना के रखिए। आगे देखते हैं, आगे है, हाल ही में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 8 से 9 अगस्त को किस केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा की है। तो इन्होंने की है अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार काफी महत्वपूर्ण जो है हमारे यहाँ का एक द्वीप है। और ये जो है कैसा है, केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। साथ ही जो है इसके कई महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको हम देख लेते हैं। और इससे संबंधित जो कुछ तथ्य हैं जो कि परीक्षा में लगातार बनते हैं, उन पर चर्चा हम करेंगे इसमें। आप देखिए, अंडमान एवं निकोबार जो द्वीप समूह है, इसकी यात्रा कार्यक्रम का महत्व क्या है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक समुद्री रणनीति और द्वीप समूह कनेक्टिविटी, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय समुदायों से जुड़ाव, इसलिए राष्ट्रपति की जो यात्रा है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अंडमान जो निकोबार है, इसकी राजधानी की बात करें तो श्री विजयपुरम है। और इसका पहले नाम क्या हुआ करता था, पोर्ट ब्लेयर हुआ करता था। स्थिति जो है ये बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पूर्व समुद्री क्षेत्र में स्थित है। और ये केंद्र शासित प्रदेश है। मैंने अभी आपको बताया है कि अंडमान और निकोबार समूह में कुल 572 द्वीपकाय चट्टानी संरचनाएं हैं। तो ये आपको याद रखना है। प्रशासनिक दृष्टि से, यानी कि प्रशासन के हिसाब से इसको जो है इसका सरल प्रशासन किया जा सके, आसानी से प्रशासन किया जा सके, तो इसलिए इसको प्रशासनिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है नॉर्थ अंडमान, दूसरा है मिडिल अंडमान, तीसरा है साउथ अंडमान और चौथा है निकोबार आइलैंड। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो है यहीं पर है, उसका क्या नाम है, बैरन आइलैंड यानी कि बैरन द्वीप। और नारकोंडम जो आइलैंड है एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ये आपको याद रखना है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसकी बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है निकोबार में स्थित है। और 10 डिग्री जो चैनल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो ये जो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, एक तो भारत का दक्षिणतम बिंदु बैरन द्वीप, और इसके अलावा 10 डिग्री चैनल। उसके बाद अगर हम बात करें दक्कन पास जो है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति जो है ये वर्तमान में कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। और इन्होंने 2025 में उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है। साथ ही ये जो कौन से राष्ट्रपति बने हैं, 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उनसे पहले कौन थे, जगदीप धनखड़ थे, 14वें उपराष्ट्रपति थे। और अगर हम बात करें उस उपराष्ट्रपति से का निर्वाचन से संबंधित, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और राज्य विधानसभाओं के सदस्य जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें और विधानसभा के जो सदस्य है वह भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। चलिए इसकी चुनाव पद्धति देख लेते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि एसटीवी जो है इसकी मतदान प्रणाली है। और मतदान जो होता है वह सीक्रेट बैलेट के द्वारा होता है। और अगर हम बात करें इनकी योग्यता की कि राष्ट्रपति बनने की जो योग्यता क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्मीदवार राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण योग्यता है। कार्यकाल और हटाने के बारे में देख लेते हैं। कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति जो है अपना इस्तीफा किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। हटाने की प्रक्रिया में राज्यसभा की विशेष भूमिका होती है। राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद उसे लोकसभा में सहमति चाहिए।
प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने जितने पॉइंट दिए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है और ये सारे परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसलिए आप अच्छे से इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, 9 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स किस संस्था के द्वारा घोषित किया गया है? ये किया गया है यूएन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। देख लेते हैं संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डाटा। हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है ये, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है 2026 की? इसकी थीम है स्वदेशी दाइयों का सम्मान, जीवन और कल्याण की सुरक्षा। आयोजन मैंने आपको बता दिया है और किसने घोषणा की है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1994 से जो है इसको मनाया जा रहा है। पहली बैठक कब हुई थी? और 9 अगस्त 1992 में। घोषणा जो है 1994 में हुई, लेकिन मनाया कब से जा रहा है? 1995 से। और जिनेवा में यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजीनियस पीपल की पहली बैठक हुई थी, ये आपको याद रखना है। साथ ही जो है मैंने आपको थीम बता दी है इसकी, तो ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? तो ये मिला है 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। और अगर हम बात करें इससे महत्वपूर्ण संबंधित तथ्य और इसके बाद हम देखें कि ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि चर्चा में इसलिए है भारत ने अरुणाचल प्रदेश के आधिकारिक जो मानचित्र है उसको अपडेट किया है। क्या किया है इसमें कि जिसमें राज्य के रणनीतिक पर्वतीय दर्रों, झीलों का को अधिक प्रमुखता दी गई है। ये अपडेट जो है राज्य के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को दर्शाता है। और अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, ये आपको पता होगा। और इसकी राजधानी क्या है? ईटानगर में है। राज्य का गठन कब हुआ था? 20 जनवरी 1972 को। लेकिन ये इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है? 20 फरवरी 1987 को। 20 जनवरी 1972 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना था और 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किससे लगती हैं? भूटान से लगती है, चीन से लगती है और म्यांमार से लगती है, ये आपको याद रखना है। साथ ही जो है चीन और भारत के मध्य एक सीमा बनाती है, वह क्या है? मैकमोहन लाइन जो है ये सीमा रेखा बनाती है। और प्रमुख दर्रों की बात करें तो सेला दर्रा, बोमला दर्रा और बोमडीला दर्रा जो है इसके प्रमुख दर्रे हैं। आगे देखते हैं, अग्नि 4 मिसाइल ये चर्चा में क्यों है? अग्नि 4 जो है हाल ही में स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी कि एसएफसी द्वारा किए गए सफल परीक्षण के कारण चर्चा में रही। और ये परीक्षण भारत की रणनीतिक परमाणु प्रतिरोधक क्षमता और मिसाइल प्रणाली की ऑपरेशनल रेडीनेस को प्रदर्शित करता है। अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार की है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि IRBM है। मारक क्षमता की बात करें तो 4000 किलोमीटर है। प्रक्षेपण जो है मोबाइल लॉन्चर से प्रक्षेपण किया जा सकता है। संचालन जो है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड यानी कि एसएफसी के द्वारा किया जाता है। और विकास किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है। इसमें 2 चरणों में ईंधन यानी कि फ्यूल भरा जाता है। 2 चरण स्टेज सॉलिड फ्यूल है। और भूमिका क्या है? भारत की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरेंस कैपेबिलिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। अग्नि 4 को पहले अग्नि प्राइम के नाम से जाना जाता था, ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं, एक महत्वपूर्ण योजना है पीएम यशस्वी योजना। इसका पूर्ण नाम अगर हम देखें तो पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। वाइब्रेंट इंडिया ये किसके लिए है? ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी विद्यार्थियों के लिए है। डीएनटी का मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब्स। और किससे संबंधित, कौन सा मंत्रालय संबंधित है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो योजना का उद्देश्य इन वर्गों के विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहायता एवं छात्रवृत्ति प्रदान करके उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य है। आगे देखते हैं, इंडिया श्रीलंका एफटीए अपडेट प्लस सोशल सिक्योरिटी पैक्ट हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और भारत जो श्रीलंका संबंध है मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा एफटीए दोनों देशों के बीच व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने से संबंधित है। सोशल सिक्योरिटी पैक्ट दोनों देशों में काम करने वाले लोगों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों को बेहतर बनाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जो स्ट्रेट है यानी कि पाक जलडंबू मध्य स्थित है, ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न आता है यहाँ से। पाक जो स्टेट है ये भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भागों के बीच में स्थित है। अंडमान ब्रिज, राम सेतु ब्रिज जो है ये भारत के श्रीलंका के बीच स्थित उथला क्षेत्र है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, टाइफून डॉल्फिन जो है अभी हाल ही में आया है और इससे चाइना जो है काफी प्रभावित हुआ है। तो ये कहाँ आया है? चाइना में आया है। इससे संबंधित महत्वपूर्ण डाटा देख लेते हैं। वह है टाइफून जो है 9 अगस्त को आया था और चीन के पूर्वी तट से ये लैंडफॉल किया है, टकराया है। काफी शक्तिशाली ट्रॉपिकल साइक्लोन था। और इसमें जो महत्वपूर्ण माना जाएगा वह यही माना जाएगा, ये कैसा साइक्लोन है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है। चलिए आगे देखते हैं, हिप्पोकैम्पस अमान ये है हिप्पोकैम्पस अमांडा विंसेंट की जो नई सी हॉर्स प्रजाति है, इसकी खोज की है। इसकी खोज किसने की है? केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज कोची के नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक टीम है, उसने हिप्पोकैम्पस अमांडा विंसेंट नामक नई थ्रोनी स्पाइनी जो सी हॉर्स प्रजाति है इसकी खोज की है। इसका वैज्ञानिक अध्ययन जो है 7 अगस्त को जूटोक्सा जर्नल में प्रकाशित हुआ है। ये जो नई प्रजाति है मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद सी हॉर्स समुद्री घोड़ा इसको कहा जाता है। ये उस समूह से संबंधित है, इसको इस नाम से भी जानते हैं। खोज अध्ययन जो है इसका किसने किया है?
तो इसने किसने किया है? केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज कोची के नेतृत्व में। उसके बाद नाम जो है किसके सम्मान में दिया गया है? ये नाम दिया गया है अमांडा विंसेंट, जो एक प्रसिद्ध मैरीन बायोलॉजिस्ट और प्रोजेक्ट सी होल्डर फाउंडर को फाउंडर हैं। नमूना जो है ये तमिलनाडु के टूटिकोरिन फिशरीज हार्बर और फिश बैच से मिला है। उसके बाद अगर हम देखें, ये प्रजाति जो है इंडियन ओशन में पाई जाती है। पुष्टि के नमूने वे ऑफ बंगाल और लक्षद्वीप सी में से मिले हैं। इसकी खोज जो है 150 वर्षों की टॉक्सोनोमिक कंफ्यूजन को स्पष्ट करने में मदद की है। तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। इतना ही आप याद रखिए, इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। आगे देखते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है किसकी खोज की है, किसने की है, तो ये आपको याद रखना है और इसका नाम याद रखना है और कहाँ हुई है ये याद रखना है। चलिए, तो इस तरह से जो है हमारे आज की करंट अफेयर्स कंप्लीट होती है यहीं पर। काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। अगर आप लोग जो इसको अच्छे से देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये करंट अफेयर्स पर्याप्त है आपके लिए। और आप जो है इसके अच्छे से नोट्स बनाते चलिए और आपकी जो आगामी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।